Hey, hello. Welcome to Chemistry Learning. From today onwards, we are going to discuss about thermodynamics, जो कि बहुत important topic है as per बोर्ड और जे नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और बहुत जनरल बहुत सिंपल है फंडामेंटल्स है आपको समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों को रियलिटी में कैसे हम उसे लाते हैं ठीक है बहुत इजी टास्क है और मैं सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस डायरेक्टली अबाउट थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले ना दोस्तों आप लोगों को समझना पड़ेगा कि थर्मोडायनामिक्स बहुत जो बेसिक होता है वो उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट ये सब डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किए हुए जो जनरल थिंग्स होते हैं जिनको ऑब्जर्व हम करते हैं। जैसा अगर मैं बताना चाहूँ कि जो हमारी चाय होती है ना, वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद ठंडी होती है, बट ऑटोमेटिकली गर्म नहीं हो सकती, राइट। हमें पता है कि जो वाटर है इट फॉल्स डाउन, बट वो कभी भी नीचे से ऊपर तक नहीं जाता पहाड़ों पे, ठीक है। तो ये सब जनरल ऑब्जर्वेशंस है, आपको यहाँ पर ये आंसर्स मिलेगा, ये चीज़ आपके दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि थर्मोडायनामिक्स ओनली डील्स विद द बल्क फिनोमेना, नॉट माइक्रो फिनोमेना। इसलिए मैक्रो मॉलिक्यूल के ऊपर ये लागू होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल यानी बड़े मॉलिक्यूल, जायंट मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल जैसा हम यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास में जो रिएक्टेंट पहले था उसकी एनर्जी कितनी थी और जो प्रोडक्ट बना है उसकी एनर्जी कितनी है, इतना ही हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। दैट मीन्स कि जो सब्सटेंस हमने लिया है एज अ रिएक्टेंट उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स में ये सब डिस्कस हम नहीं करते हैं। थर्मोडायनामिक्स ओनली discuss about the energy change from reactant to product or reactant to reactant or simply called as system, ठीक है। सो थर्मोडायनामिक्स मैंने आपको जो दो तीन बातें बताई वो ये है कि थर्मोडायनामिक बल्क फिनोमिना है, ठीक है, वो माइक्रो मॉलिक्यूल के लिए लागू नहीं होता है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एक ऐसा फिनोमिना है जो आपको बताएगा कि रिएक्शन होगी कि नहीं। यस और नो में स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपको आंसर चाहिए तो यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स आपको ये जरूर बताएगा कि रिएक्शन होगी क्या, यस और नो। रिएक्शन अगर होती है इसे हम बोलते हैं फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका आंसर सिर्फ हमें मिलता है थर्मोडायनामिक्स में। आइए देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में जो टर्म्स हमें यूज करना है, जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करने वाले हैं उसे हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। यानी थर्मोडायनामिक्स को हम मेनली तीन पार्ट में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो आएगा वो कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा कि एक्चुअल थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है थर्मोकेमिस्ट्री के बेसिस पे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में थर्मो जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट ऑलवेज मीन्स हीट, और हम सिंपली उसे कंसिडर कर सकते हैं हीट और एनर्जी। हीट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। डायनामिक्स का मतलब क्या होगा? डायनामिक्स का मतलब होता है चेंजेस। चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्मोडायनामिक्स यानी हीट चेंज होना। अगर हीट एक ही जगह पे रुकी हुई है कहीं पर तो हम उसे बोलते हैं थर्मोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है रुक जाना, एक ही जगह पे अगर रुकी हुई है हीट तो हम उसे बोलते हैं थर्मोस्टैटिक। अगर हीट मूवमेंट में है, मोशन में है, तो हम उसे बोलते हैं डायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द हीट चेंजेस। क्या हीट चेंज होती है, एनर्जी चेंज होगी। अब हम एनर्जी चेंज होती है दैट मीन्स कि हम ये देखेंगे ना, ऑब्जर्व करेंगे कि हीट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, कहाँ कैसे मूव हो रही है। तो जो पार्ट हम कंसिडर करते हैं वो पार्ट को हमें बोलना होता है सिस्टम। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिस्टम। सिस्टम, जी हाँ, सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा पार्ट ऑफ कंसिडरेशन जिसे हम स्टडी करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर वन ग्लास ऑफ वाटर। तो अगर मैं वन ग्लास वाटर की बात करता हूं तो वन ग्लास जो वाटर मैंने लिया है उसके बारे में मुझे स्टडी करना है। सो दैट वन ग्लास ऑफ वाटर कॉल्ड सिस्टम। अगर मैं चाय के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, वन कप ऑफ टी, तो वन कप ऑफ टी बिकम अ सिस्टम। अगर मैं 10 ml मैंने वहां एक टेस्ट ट्यूब ली है और टेस्ट ट्यूब में 10 ml मैंने HCl लिया है, सो टेस्ट ट्यूब विद 10 ml HCl कॉल्ड सिस्टम। सो दोस्तों जो पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं
चाहे वो केमिस्ट्री के रिलेटेड हो या नहीं, जो भी पार्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं, दैट पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज सिंपली कॉल्ड एज सिस्टम, हम उसे बोलते हैं सिस्टम। एंड सेकंड थिंग जो होती है कि सिस्टम को छोड़ के जो बचा हुआ है उसे हम बोलते हैं सराउंडिंग, उसे हम बोलेंगे सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, एक मैंने यहां पर कप ऑफ टी लिया है, ठीक है। अब ये कप ऑफ टी अगर मुझे कंसिडर करना है, सो दिस पार्ट दैट इज कप ऑफ टी इज कॉल्ड सिस्टम, हम उसे बोल सकते हैं सिस्टम। एंड द रेस्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के जो बचा हुआ है ना उसके साइड में, हम उसे बोल देते हैं सराउंडिंग, उसे हमें बोलना है सराउंडिंग। सो सिस्टम मीन्स पार्ट ऑफ कंसिडरेशन एंड सराउंडिंग मीन्स रेस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम कॉल्ड सराउंडिंग। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स इज नथिंग बट सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के पूरा ब्रह्मांड बनता है, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्स। जी हाँ, ठीक है। तो सिस्टम और सराउंडिंग कॉल्ड यूनिवर्स। अब सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट किया हुआ फिनोमिना है ना, वो है इमेजिनरी बाउंड्री। हम ये बोल सकते हैं कि ये कब की जो ये बॉर्डर मैंने यहाँ पर जो डार्क की है, ये बॉर्डर मीन्स बाउंड्री होती है, इसे हम बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो पार्ट आता है ना, जो सेपरेटेड पार्ट है, उसे हम बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री के कारण ही सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। सो थर्मोडायनामिक्स का मतलब हमने समझ लिया कि हीट चेंज होगी, कहां से? सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जो है वो चेंजेस होती रहती है, उसे हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक्स। आई होप कि आपको ये टर्म समझ में आई। थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता है हीट चेंजेस फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम थ्रू द बाउंड्री। सो अभी हम देखेंगे सिस्टम के बारे में। सिस्टम जैसा मैंने आपको बताया कि पार्ट ऑफ कंसिडरेशन होता है। अब हम देखेंगे सिस्टम के टाइप्स कौन से होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम दोस्तों, तीन ही टाइप के सिस्टम्स होते हैं जहां हमें रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना है। वो पूरे वर्ल्ड में अगर आप जाके देखोगे, ढूंढोगे, तो आपको सिर्फ तीन टाइप के सिस्टम मिलते हैं। फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर ओपन सिस्टम, सेकंड हो सकती है क्लोज्ड सिस्टम, एंड थर्ड हो सकती है दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम का मतलब क्या होगा? ओपन सिस्टम जैसा हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर अ कप ऑफ टी, ठीक है। अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, जो मैंने यहाँ पर पार्ट कंसिडर किया है, दिस पार्ट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। ये जो पार्ट है ना, कप, ओपन कप है। ओपन कप अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसका जो सरफेस रहेगा, इट ऑलवेज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, इसलिए हम उसे बोलते हैं ओपन सिस्टम। हम दूसरा एग्जांपल भी कंसिडर कर सकते हैं, बीकर। हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप पार्ट को कंसिडर कर रहे हो, अगर वो ओपन रहता है, मींस उसकी जो बाउंड्री है वो डायरेक्टली अगर एटमॉस्फेयर के साथ में अगर ये होती है, एक्सचेंज हो सकती है, तो हम उसे बोलते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। ठीक है, हम उसे बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के बारे में आपको दो चीजें ध्यान रखना है। जब कोई भी सिस्टम ओपन स्टेट में होती है तो उसमें से मैटर जो भी रहेगा, मैटर वो एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ में। मींस अगर मैंने यहाँ पर कप ऑफ टी कंसिडर की है, तो इसमें से जो चाय या तो वाटर जो रहेगा, वो वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में निकल सकता है। एट द सेम टाइम यहाँ से जो है हीट भी निकल सकती है बाहर। हमें पता है कि अगर हम कप ऑफ टी जो हॉट था पहले, अगर मैं पकड़ के देखता हूँ तो उसमें से हीट जो है वो बाहर निकल जाएगी। थोड़ी देर के बाद में ऑटोमेटिकली चाय जो है वो ठंडी हो जाएगी। दैट इंडिकेट्स कि सिस्टम के अंदर की जो एनर्जी है, वो एनर्जी सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज हो रही है। साथ में वाटर वेपर्स या जो भी कंटेंट है, वो कंटेंट भी सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर सकते हैं? हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट प्लस matter, both can be exchanges with surrounding। सिस्टम से एनर्जी और मैटर दोनों भी एक्सचेंज होगा। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम का मतलब क्या है कि जो कप ऑफ टी हमने कंसिडर किया है, उसके ऊपर अगर हम एक कवर रख देते हैं
तो कवर रखने के कारण हम उसे बोल सकते हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड है मींस उसका जो वॉल्यूम है अभी वो पैक्ड है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। ऐसे सिस्टम को हम बोल सकते हैं क्लोज्ड सिस्टम। यहाँ पर क्या होगा देखिए, वाटर वेपर बाहर निकल सकता है क्या, या कोई भी जो कंटेंट हमने लिया है सिस्टम के अंदर वो बाहर आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सिस्टम क्लोज्ड है तो इसमें से मैटर सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज नहीं होगा ओनली। लेकिन हमें पता है कि अगर मैं बाहर से पकड़ता हूं तो आई फील हॉटनेस ऑफ दैट सिस्टम, तो उसके अंदर की जो हीट है, जो एनर्जी है, वो सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज हो सकती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ओनली एनर्जी एक्सचेंज, only energy in the form of heat can exchange with surrounding in closed system condition. but matter यहाँ पर exchange होता है क्या? matter यहाँ पर exchange नहीं होगा। एंड थर्ड टाइप की जो सिस्टम हमारे पास में होती है दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड यानी आप कंसीडर कर सकते हो थर्मोस फ्लास्क, ठीक है, थर्मोस फ्लास्क, जिसके अंदर थर्मोस फ्लास्क यानी कि इंसुलेटेड होता है, एक इंसुलेटेड सिस्टम होती है, उसके अंदर जो भी कंटेंट हमने रखा है या जो भी कंटेंट हमने उसके अंदर रखा है, बाहर की जो हीट है वो एंटर नहीं करेगी सिस्टम के अंदर, और अंदर की जो हीट है वो बाहर भी नहीं आएगी। मींस हम ये बोल सकते हैं हीट और मैटर बोथ आर नॉट एक्सचेंजेस विद आइदर सराउंडिंग और सिस्टम। सिस्टम से सराउंडिंग में ना मैटर एक्सचेंज करेगा ना हीट एक्सचेंज करेगी, क्योंकि ये आइसोलेटेड है। जो भी कंटेंट है वो पैक्ड है, सिस्टम के अंदर है, तो वो उसका बाहर के दुनिया के साथ में, सराउंडिंग के साथ में कुछ लेना देना नहीं रहेगा। सो नाइदर एनर्जी नॉर मैटर एक्सचेंजेस विद सराउंडिंग। ठीक है, तो आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम समझ में आए। तीन ही टाइप के सिस्टम्स होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब हमें ये देखना है कि ये सिस्टम के अंदर जो थर्मोडायनामिक्स हमें डिस्कस करना है वो किस तरीके से होगा और क्या क्या टर्म्स हमें यूज करना है। हम वन बाय वन हर एक को कंसिडर करते हैं। नाउ जो सिस्टम के बारे में मैंने बोला था, वो सिस्टम को अगर इमेजिन करता हूं एक बॉक्स के जैसा, मैं यहां पर लिखता हूं सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर मैंने कुछ मैटर तो लिया होगा ना, कुछ मैटर तो होगा जिसे हमें स्टडी करना है। वो मैटर के अंदर जो है, मैटर जो प्रेजेंट रहेगा उसे हम बोल सकते हैं कि उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, उसका एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, और उसमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक सिस्टम ली हुई है। ये सिस्टम के अंदर जो मैटर है उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज जिसे हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया है। एक होती है जिसे हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रॉपर्टी, ऐसे प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के कंटेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। those property which are independent on the content of system are called intensive property. For example, जैसा आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैंने 1 लीटर वाटर लिया तो 1 लीटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा? बॉइलिंग स्टेट में तो ऑफ कोर्स 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहेगा। लेट अस कंसीडर कि 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर वाटर जो है वो बॉइल होना स्टार्ट कर देगा। 1 लीटर में से 500 ml मैंने सेपरेट किया, आधा लीटर मैंने वाटर रखा है, बॉइलिंग कंडीशन में है, और थर्मामीटर मैं वहां पर पुट करता हूं। दोस्तों कितना टेम्परेचर मुझे दिखाई देगा वहां पर? ऑफकोर्स बॉइलिंग स्टेट में अगर रहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब मैं 500 ml में से सिर्फ 10 ml ले रहा हूं। देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए, मैंने 10 ml ही लिया है लेकिन बॉइलिंग कंडीशन में है, तो उसका टेम्परेचर अगर मैं नोट करता हूं तो वो भी मुझे 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। दैट व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स कि बॉइलिंग पॉइंट जो फिनोमिना है वो कंटेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि 1 लीटर है या 500 हमने ml कंसीडर किया है या 10 ml कंसीडर किया है, ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। सो मैटर के ऊपर अगर कोई प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, और हम कंसीडर कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RF में यहां पर लिखता हूं, RF और RI लिखता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप लोगों को पता होगा जो फिजिक्स में होता है,
ठीक है, जो रेडिएशंस है वो रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। तो ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? नहीं, ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चाहे मैंने कितनी भी यहाँ पर ये बनाई हुई है, लेकिन ये जो रिफ्रैक्शंस होता है वो रिफ्रैक्शन मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो कंसीडर्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकंड टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑफ कोर्स एक्सटेंसिव का मतलब रहेगा those property which depends on the content of matter, content of system। जो सिस्टम के अंदर हमने मैटर लिया है वो मैटर के ऊपर डिपेंड करने वाले प्रॉपर्टीज को हम बोल सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मास को देखें, मास, ठीक है, जितना ज्यादा मैटर रहेगा उतना सिस्टम का मास बढ़ेगा, सो मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हम वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं, वॉल्यूम इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लाइकवाइज दोज प्रॉपर्टी, मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरे सिस्टम के अंदर जो मैटर हमने लिया है ना, तो वो सिस्टम शोज ओनली टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। उससे कैटेगराइज किया हमने सभी प्रॉपर्टीज को दो इसमें। पहले टाइप का जो होता है उसे हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का मतलब ऐसे प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के कंटेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मींस दोज प्रॉपर्टी which depends on the content of the system, for example mass or volume etc हम कंसीडर कर सकते हैं as a extensive property। now नेक्स्ट जो टर्म हमें कंसीडर करना है वो तो बहुत स्पेशल है, दैट इज स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है? इसके पहले मैंने जो डायग्राम ड्रॉ की थी ना उसको मैं रिपीट कर देता हूं। यहाँ पर मैंने एक सिस्टम को ड्रॉ किया हुआ है, सिस्टम के अंदर मैटर है, ठीक है। मैटर के पास में इनिशियल टेम्परेचर है, उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, प्रेशर है, नंबर ऑफ मोल्स हमने उसके अंदर रखे हैं। तो जो मैं डिफाइन कर रहा हूं कि दिस इज अ सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या होगा, यानी स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब क्या रहेगा? स्टेट ऑफ सिस्टम इज नथिंग बट अ कंडीशन ऑफ सिस्टम, जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं कि यस this is the state of system because this one has particular temperature, particular volume, particular pressure and particular number of moles। मैं डिफाइन कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि उसमें क्या क्या है और कितना है, पैरामीटर्स क्या है उसके, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब अ कंडीशन ऑफ सिस्टम which can be defined in terms of different variables like temperature, volume, pressure and number of मोल्स, ठीक है। सो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये हम इसे बोल सकते हैं स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। स्टेट वेरिएबल्स जब चेंज होते हैं, लेट अस कंसीडर कि थोड़ी देर के बाद में सिस्टम में टेम्परेचर या वॉल्यूम या प्रेशर चेंज हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये चेंज होते हैं, फॉर एग्जांपल एक दूसरी स्टेट हमें मिलेगी T2, V2, P2 एंड N, ठीक है। आइदर टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर कुछ तो भी वहां पर चेंज हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? कंडीशन ऑफ द सिस्टम और स्टेट ऑफ सिस्टम विल चेंज। कहां से? तो हमें ये बताना पड़ेगा कि इनिशियल सिस्टम हमारे पास में थी, तो हम इसे बोलते हैं इनिशियल स्टेट एंड दिस वन कॉल्ड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट में चेंज होगा कब? अगर वेरिएबल उसके चेंज होते हैं तो। नाउ नेक्स्ट जो टर्म हमें कंसीडर करना है वो है स्टेट फंक्शन। उसे हम कंसीडर करते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? स्टेट फंक्शन यानी एक ऐसी वैल्यू रहेगी दोज डिपेंड ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसे एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ में हम समझ लेते हैं स्टेट फंक्शन। और दूसरा जो होता है वो हमारे पास में है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन है पाथ फंक्शन, बहुत अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं एग्जांपल में। अज्यूम कीजिए कि एक 4th फ्लोर की बिल्डिंग है ना, 4th फ्लोर उसके ऊपर प्रेजेंट है, एक बिल्डिंग है। आपके पास में दो रास्ते हैं, आपको पहुंचना है यहाँ पर 4th फ्लोर पे आपको पहुंचना है, ठीक है। और ये हमारा रहेगा ग्राउंड फ्लोर,
तो आपको फिजिक्स में देखा है आप लोगों ने कि अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर करना है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो हम कंसिडर कर सकते हैं वहां पर mgh, where m is nothing but mass, gravity and height। अब ग्राउंड लेवल पे हाइट कितनी रहेगी, 0, तो 0 इंटू ये कितना रहेगा, ऑफ कोर्स इट विल 0, इट विल बी 0। सो हम कंसिडर कर सकते हैं इनिशियली यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है, ठीक है, और आपको पहुंचना है 4th फ्लोर पे। 4th फ्लोर पे यानी एक पर्टिकुलर हाइट रहेगी, तो हाइट की वैल्यू जब बढ़ेगी, जितनी ज्यादा हाइट की वैल्यू रहेगी उतनी ज्यादा उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ये हम बोल सकते हैं। सो एक पर्टिकुलर हाइट पे यानी 4th फ्लोर पे अगर आप आते हो तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो फिक्स्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और अभी जो आप प्रेजेंट हो वो ग्राउंड लेवल पे है, तो ग्राउंड लेवल पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, लेट अस अज्यूम कि वो 0 है हाइट के कारण, ठीक है। और 4th फ्लोर पे पहुंचोगे तो एक पर्टिकुलर आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। नाउ आपके पास में दो रास्ते हैं 4th फ्लोर पे पहुंचने के लिए। एक रास्ता क्या है, एक रास्ता है कि आप यहां स्टेयर के थ्रू जा सकते हो, स्टेयर के थ्रू आप यहां पर रीच होगे, ठीक है। और दूसरा क्या है आपके पास में, दूसरा है कि आप लिफ्ट के थ्रू वहां पर जा सकते हो 4th फ्लोर पे। दो रास्ते आपके पास में, लिफ्ट और बाय स्टेयर, ठीक है। लेकिन ये पाथ है, ये आपने क्या सिलेक्ट किया, रास्ता सिलेक्ट किया है। आप लिफ्ट से जाना चाहोगे या स्टेयर से जाना चाहोगे, ये आपके रास्ते हैं। आपके पास में कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, आइदर बाय स्टेयर्स और बाय लिफ्ट। लेकिन पहुंचना कहां है, 4th फ्लोर पे है, तो दैट डजंट मैटर कि आप स्टेयर से जा रहे हो या लिफ्ट से जा रहे हो, जा तो रहे हो आप 4th फ्लोर पे। तो 4th फ्लोर पे पोटेंशियल एनर्जी तो सेम रहने वाली है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, जिसकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ऐसे प्रॉपर्टीज को बोला जाएगा, ऐसे वैल्यू को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शंस। उसे क्या बोलना है, स्टेट फंक्शंस। तो यहां जो हम कंसीडर कर रहे हैं स्टेट फंक्शन, उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से यहां पर लिख देता हूं, दैट इज सेहवाग। वीरेंद्र सहवाग का नाम आप लोगों ने सुना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो कंसिडर कर रहा हूँ, यस का मतलब रहेगा एंट्रोपी, आपको बाद में दिखाई देंगे ये सब प्रॉपर्टी। ई का मतलब रहेगा इंटरनल एनर्जी, एच यानी एंथैल्पी, वी यानी वॉल्यूम, ए यानी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी। दीज आर द स्टेट फंक्शन हुज वैल्यू ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। कोई मतलब नहीं रहेगा कि आपने रास्ता कौन सा सिलेक्ट किया है, आप लिफ्ट से जा रहे हो या स्टेयर से जा रहे हो, उनकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए हम उसे बोलते हैं स्टेट फंक्शंस। पाथ फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन का मतलब है एक्सर्शंस के बारे में हम देखते हैं। जो हमें थकावट जो महसूस होगी वो कहाँ सबसे ज्यादा रहेगी, लिफ्ट या तो स्टेयर, दोनों में से। ऑफ कोर्स आप जब स्टेयर के थ्रू जाओगे तो आपको ज्यादा एक्सर्शन होगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सो वर्क डन जो मैं बात कर रहा हूँ, जो वर्क रहेगा वो वर्क कहाँ करना पड़ेगा ज्यादा, ऑफ कोर्स स्टेयर्स के थ्रू जब आप जाओगे 4th फ्लोर तक तो ज्यादा एक्सर्शन होगा, वर्क ज्यादा होगा। सो वर्क को हम क्या बोल सकते हैं, वर्क रहेगा पाथ फंक्शन। वर्क को हम बोल सकते हैं पाथ फंक्शन, क्योंकि वर्क करना, मेहनत करना, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा कितना स्मार्ट वर्क आप कर रहे हो, लिफ्ट के थ्रू जा रहे हो या स्टेयर्स के थ्रू जा रहे हो। सो वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। बट स्टेट फंक्शन का मतलब जिनकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करती है, उसे हम बोलते हैं स्टेट फंक्शंस। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, इनका हमें यूज करना है। जो टर्म्स हम अभी देख रहे हैं ना, उसे हमें फ्रीक्वेंटली यूज करना है, दूसरे यानी थर्मोडायनामिक्स के मेन जो हमारा फोकस रहेगा उसके अंदर। अभी तो हम सिर्फ टर्म्स को समझ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं, एक हैबिट लगा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं जो पाथ हमारे पास में है वर्क डन करने के लिए, वो कौन से हो सकते हैं, यानी जो थर्मोडायनामिक्स में हीट चेंज होती है वो कौन से रास्ते से हीट चेंज होगी। सो वी हैव ओनली 4 पाथ्स, हमारे पास में सिर्फ 4 रास्ते हैं हीट को ट्रांसफर करने के लिए। फर्स्ट जो हमारे पास में पाथ होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थर्मोडायनामिक प्रोसेस।
ठीक है। ऑफ कोर्स थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब रहेगा इनिशियल स्टेट चेंज होना नई स्टेट में, यानी फाइनल स्टेट में जब चेंज होता है तो सच चेंज आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वाया पाथ्स। सो वी हैव ओनली 4 पाथ्स। फर्स्ट जो हमारे पास में रहता है हम उसे बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोथर्मल पाथ। दोस्तों आइसो का मतलब यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, आइसो का मतलब होता है सेम, हम उसे बोल सकते हैं कांस्टेंट। एंड ऑफ कोर्स थर्मल का जो मतलब होता है वो है हीट या टेम्परेचर हम बोल सकते हैं। सो आइसोथर्मल इज अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा ना, ये टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। आप बोलोगे सर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और थर्मोडायनामिक प्रोसेस भी होना चाहिए, हाउ इज इट पॉसिबल? सो आई विल एक्सप्लेन। लेट अस कंसीडर, यहाँ पर हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है दोस्तों। तो लेट अस कंसीडर, मैं यहाँ पर एक बीकर कंसीडर करता हूँ। बीकर के अंदर मैंने वाटर लिया है, ठीक है, वाटर लिया है H2O, और यहाँ मैं एसिड ऐड करता हूँ, मिनरल एसिड, फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेटेड HCl मैंने ऐड किया। आप लोगों ने तो ये सुना है कि एसिड के अंदर वाटर नहीं ऐड करते, वाटर के अंदर एसिड को ऐड किया जाता है छोटे छोटे क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटीज में। लेट अस कंसीडर कि HCl को हम H2O में ऐड कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। सो हीट उसमें से लिबरेट होगी, मींस कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी। हीट इसमें से इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल आ रही है, गर्म हो रहा है सॉल्यूशन, वार्म हो रहा है। अब हमें यहाँ पर टेम्परेचर तो इंक्रीज हो जाएगा ना, अब हमें ये सिस्टम को आइसोथर्मल स्टेट में रखना है, यानी टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सिस्टम है इसे मैं एक आइस बाथ में रख देता हूँ। कोल्ड वाटर हम कंसिडर कर सकते हैं, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर मैंने लिखा है। क्या होगा, जो हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी दैट हीट विल एब्जॉर्ब बाय कोल्ड वाटर, लेकिन सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा क्या? नहीं, सिस्टम का टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एंड सच प्रोसेस आर कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, जहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एंड मेक अ नोट, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी। हम आगे देखेंगे इंटरनल एनर्जीज, ठीक है, जो मैंने आपको सेवाक में ई बताया था, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, लेकिन टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, यानी हम ये बोल सकते हैं डेल ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। आगे हम देखेंगे डेल ई क्या है, इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली होती क्या है। अभी हम जो चेक कर रहे हैं वो सिर्फ इतना ही है कि हीट हमें जो चेंज करना है वर्क के कारण, वो सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास में सिर्फ 4 रास्ते हैं। उसमें से एक पाथ हमने डिस्कस किया आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मैंने आपको एग्जांपल बताया कैसे हम टेम्परेचर को कांस्टेंट स्टेट में रख सकते हैं। नाउ सेकंड हम कंसीडर करते हैं, सेकंड पाथ वी हैव दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। कोरस का मतलब होता है वॉल्यूम, आइसो का मतलब होगा सेम, मींस यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कैसा रहेगा, वॉल्यूम यहाँ पर रहेगा कांस्टेंट, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट स्टेट में रहेगा। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब आप बोलोगे सर हम तो हीट कर रहे थे, और जब हम हीट करते हैं तो वॉल्यूम वहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए, ये कैसे पॉसिबल है? तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसा यहाँ पर अगर मैंने एक सिस्टम ली है, एक यहाँ पर पिस्टन रखा हुआ है, ठीक है, लेट अस कंसीडर कि अगर मैंने ये पिस्टन को टाइट कर दिया स्क्रू के थ्रू, पेच लगा दिए, टाइट कर दिया, अब ये पिस्टन कहीं एक साइड से मूव हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हमने उसको टाइट करके रखा हुआ है। सो वॉल्यूम यहाँ पर कैसा हुआ? कांस्टेंट हुआ, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट होता है। सच प्रोसेस आर कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। ध्यान रखिए, आइसोकोरिक में कोरस का मतलब होता है वॉल्यूम, आइसो का मतलब रहेगा कांस्टेंट, मींस ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है। थर्ड प्रोसेस हम कंसीडर करते हैं, थर्ड पाथ, थर्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, बैरिक, बैरोमीटर, प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं बैरोमीटर। सो बैरोस का मतलब रहेगा प्रेशर।
आईएसओ का मतलब रहेगा कांस्टेंट, मींस ये एक ऐसी प्रोसेस होगी, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगी जहां पर प्रेशर को कांस्टेंट किया जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अगेन क्वेश्चन सेम रहेगा कि कैसे पॉसिबल है कि प्रेशर को हम कांस्टेंट रखें। तो लेट अस कंसीडर अगेन, एक फिर से मैंने यहाँ पर सिस्टम ली है, यहाँ पर फिर से एक बार वेटलेस पिस्टन रखा हुआ है, अंदर जो हमने गैस फिल करके रखा था उसको मैंने हीट किया, तो गैस को अगर मैं हीट करता हूँ तो गैस विल ट्राई टू एक्सपांड, गैस जो है इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना पिस्टन के ऊपर, सो पिस्टन विल मूव अपवर्ड डायरेक्शन में, वो पिस्टन जो है वो मूव होगा। लेट अस कंसीडर कि ये प्रेशर बहुत ज्यादा है और ये प्रेशर कुछ भी नहीं है, तो ये तो फटाक से उड़ जाएगा, बहुत दूर तक चला जाएगा पिस्टन। सो पिस्टन बहुत दूर तक उड़ गया है, राइट। अब हम क्या कंसीडर करते हैं कि प्रेशर धीरे धीरे यहाँ पर जैसे ही ऊपर यानी पिस्टन प्रेशर जब बढ़ेगा पिस्टन के ऊपर, सो पिस्टन जो है स्लोली मूव होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, स्लोली यहाँ से मूव होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देखिए पिस्टन ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर अल्टीमेटली कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर अल्टीमेटली डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज होगा मींस कांस्टेंट स्टेट में रहेगा, जितना है उतना ही, ठीक है। तो पिस्टन एक सर्टेन लेवल तक जा सकता है, ठीक है, सर्टेन लेवल तक जाएगा, क्योंकि वहां पर जाके प्रेशर फिर से एक बार कांस्टेंट होने वाला है। सो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। एंड लास्ट हम कंसीडर कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रेशर हमें कांस्टेंट रखना है, ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। एंड फोर्थ प्रोसेस, लास्ट पार्ट वी हैव, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक आप आइसोथर्मल केस कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर। एडियाबैटिक का मतलब है नो हीट इज एंटर और लीव द सिस्टम, कोई बाहर की हीट जो है सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर नहीं जा सकती, और सिस्टम के अंदर की जो हीट है वो सराउंडिंग में नहीं जा सकती है, टोटली कॉम्पैक्ट है, पैक्ड है, आइसोलेटेड है। तो यहाँ पर जो Q रहेगा, Q का मतलब होता है हीट, हम आगे देखेंगे, Q रहेगा, जो हीट रहेगी वो हीट यहाँ पर कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, हीट यहाँ पर कांस्टेंट है। सो सच प्रोसेस इन विच हीट will constant called adiabatic process. So we have only fourth process: isothermal, isochoric, isobaric and adiabatic process. Next point we have, next terms जो हमें कंसिडर करना है वो रहेगी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। फर्स्ट हम कंसिडर करेंगे इसमें रिवर्सिबल का मतलब क्या है। रिवर्सिबल प्रोसेस, प्रोसेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्रोसेस का मतलब है जो इनिशियल स्टेट रहेगी सिस्टम की वो अगर चेंज होती है, सो दैट चेंज इज कॉल्ड प्रोसेस, हम उसे बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हम दोनों को भी एक ही साथ समझ लेते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, दोनों को हम एक साथ ही समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके है, ओके है, ओके। तो हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को एक साथ समझ लेते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, एक मैंने यहाँ पर गैस सिलेंडर कंसिडर किया, गैस सिलेंडर में एक वेटलेस पिस्टन रखा हूँ, ठीक है, इसके अंदर गैस फिल करके रखा हुआ है, मैंने गैस को मैंने फिल करके रखा है। सो गैस ऑलवेज ट्राई टू कोलाइड ऑन द पिस्टन, इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द पिस्टन, यहां से पिस्टन के ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि ये जो प्रेशर है इसे हम बोलते हैं P इंटरनल, कैपिटल P लिखा है मैंने और स्मॉल IN लिखा है, P इंटरनल, ठीक है। गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा उसे हम बोलते हैं P इंटरनल, और जो पिस्टन के थ्रू यहाँ पर प्रेशर हम एक्सर्ट कर रहे हैं उसे हम बोल सकते हैं P एक्सटर्नल, क्या बोलेंगे, P एक्सटर्नल, जो बाहर का प्रेशर होगा। लेट अस इमेजिन कि आउटर प्रेशर यानी P एक्सटर्नल एंड P इंटरनल बोथ आर सेम, आप ये कंसिडर कर सकते हो दो तगड़े पहलवान हैं सेम कैटेगरी के, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि लास्ट मोमेंट तक कौन जीतने वाला है, अनसर्टेनिटी होती है। सेम यहाँ पर भी है कि अगर दोनों भी प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर अगर सेम होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो पिस्टन कहीं पर मूव हो सकता है क्या,
अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि दोनों का प्रेशर कैसा है, सेम है। पिस्टन रिमेन्स एट सेम लेवल, एक ही लेवल पे वो पिस्टन रहेगा। बट लेट अस इमेजिन इनफाइनाइटसिमली ग्रेटर अगर रहता है पी इंटरनल तो क्या होगा? इनफाइनाइटसिमली का मतलब होता है बहुत 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 कम क्वांटिटी में अगर पी इंटरनल ज्यादा है। मैंने आपको बताया पी इंटरनल अगर पी एक्सटर्नल से थोड़ा सा ज्यादा होता है तो क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा है, यानी अब ये बोल सकते हो दो तगड़े पहलवान है लेकिन एक थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। सो कमजोर लग रहा है यानी वो जीत सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, वो कभी भी बाजी को पलट सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जैसे पी इंटरनल स्मॉल क्वांटिटी में थोड़ा सा ज्यादा होता है, जैसे हम बोलते हैं इनफाइनाइटसिमली अगर ग्रेटर है पी इंटरनल, सो पिस्टन विल मूव स्लोली इन अपवर्ड डायरेक्शन। पिस्टन ऊपर के साइड में मूव होगा। ठीक है, अब ऊपर के साइड में मूव रहा है लेकिन पूरा मूव होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर पी इंटरनल कैसा है, थोड़ा सा ही बढ़ चुका है, इसीलिए पिस्टन ऊपर के साइड में मूव हो रहा है। लेट अस इमेजिन कि थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर एक मैंने पार्टिकल रख दिया, कुछ थोड़ा सा एक रेत का टुकड़ा, क्ले पार्टिकल मैंने रख दिया, जिसके कारण पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल दोनों भी अब सेम है। तो अगर दोनों भी सेम होंगे तो एट एनी मोमेंट ये सिस्टम जो है पी एक्सटर्नल जो है वो कॉम्प्रेस कर सकता है, प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है ज्यादा पी इंटरनल के ऊपर, तो इनिशियल स्टेट पे वापस आ सकती है सिस्टम, जहां से वो ऊपर गया था उसी लेवल पे वापस भी आ सकता है। अगर पी एक्सटर्नल थोड़ा सा बढ़ जाता है तो एक्सटर्नल अगर मैं बढ़ाता हूं तो, ठीक है, सच प्रोसेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। जो स्टार्ट हुई थी, एक्सपांड हो रहा था गैस, वो थोड़ी देर के बाद में मैं कॉम्प्रेस भी कर सकता हूं उसे। ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ लेट अस इमेजिन कि पी इंटरनल बहुत ज्यादा है पी एक्सटर्नल से, बहुत 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 ज्यादा है पी इंटरनल पी एक्सटर्नल से, तो क्या होगा? फटाक से पिस्टन ऊपर चला जाएगा, इतना ऊपर जाएगा कि वो कभी नीचे आ ही नहीं सकता। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी वो कभी रिवर्स नहीं आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर का चेंज बहुत ज्यादा रहेगा, फाइनाइट चेंज होता है। पी इंटरनल बहुत ज्यादा है पी एक्सटर्नल से, तो डेफिनेटली पिस्टन ऊपर के साइड में मूव होगा, दैट विल नेवर कॉम्प्रेस्ड। लेकिन अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा है, काफी ज्यादा है पी इंटरनल के कंपैरिजन में, सो पिस्टन विल मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसे हम बोलते हैं गैस जो है वो कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा डेफिनेटली, वो कभी भी एक्सपांड नहीं हो सकता है, बिकॉज पी एक्सटर्नल ऐसे केसेस में कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। ठीक है, सो ये सब हमने जो कंसिडर किया वो सिर्फ प्रेशर के बेसिस पे कंसिडर किया, इंटरनल कैसा है और एक्सटर्नल कैसा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आई है। जो पॉइंट आपको समझा नहीं है वो पॉज करके थोड़ा सा सोचिएगा, मैंने जो स्टेटमेंट बताया है। नहीं समझे तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, हम वी विल क्लैरिफाई योर क्वेरीज। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जो टर्म हमें यूज करने हैं वो है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, आपको ये पता है इक्विलिब्रियम के बारे में, आपने सुना है। इक्विलिब्रियम का मतलब रहेगा कि रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट एंड एट द सेम टाइम प्रोडक्ट आल्सो कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट, लेकिन इक्वल अमाउंट में रहेगा। ये 50% यहाँ पर एज इट इज रहेगा और ये भी 50% एज इट इज रहेगा। सो एक साइड में अगर कोई ये नहीं हो रहा है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वो इक्विलिब्रियम अलग है केमिस्ट्री का। यहाँ पर जो हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं उसका मतलब ये रहेगा कि जो सिस्टम हमने कंसिडर की है उसके जो पैरामीटर्स हमने देखे हैं, स्टेट वेरिएबल्स T1, V1, P1 या N हमने कंसिडर किया था। ठीक है, जिसे हमने स्टेट ऑफ सिस्टम बोला था, कंडीशन ऑफ सिस्टम बोला था। अगर ये स्टेट ऑफ सिस्टम कुछ देर के लिए एज इट इज रहती है, मींस उसका टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे कुछ देर के लिए, ऐसे टाइम में हम बोलेंगे कि सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। आई होप आपको समझा होगा। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? एक सिस्टम ली, उसमें वेरिएबल प्रेजेंट है और वो वेरिएबल कुछ देर के लिए एज इट इज है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सच स्टेट आर कॉल्ड थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। हम बोलेंगे सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अगर उसके वेरिएबल कुछ देर के लिए चेंज नहीं होते हैं, तो हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। दैट्स इट। तो ये सब हमने जो आज डिस्कस किया दोस्तों, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है
बेसिक पार्ट है, फंडामेंटल्स है थर्मोडायनामिक को समझने के लिए। चलिए आज के लेक्चर में लास्ट टाइम पे मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि आज हमने अभी तक क्या देखा। समरी के फॉर्म में हमने देखा थर्मोडायनामिक्स में थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, डायनामिक्स का मतलब होगा चेंजेस, यानी हीट चेंज होगी। कहां से कहां तक? सिस्टम से सराउंडिंग तक चेंज होगी या सराउंडिंग से सिस्टम तक चेंज होती है। वी हैव थ्री सिस्टम्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है? मैटर और एनर्जी बोथ आर एक्सचेंजेस। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? ओनली एनर्जी एक्सचेंजेस। एंड आइसोलेटेड सिस्टम दैट इज थर्मोस्टेट के अंदर हम क्या क्या कंसीडर करते हैं? नाइदर हीट नॉर मैटर विल एक्सचेंजेस विद सराउंडिंग। ठीक है। देन हमने देखा कि सिस्टम के पास में जो प्रॉपर्टीज होती है वो दो टाइप की होती है, इंटरनल इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। देन हमने कंसीडर किया स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, पाथ फंक्शंस क्या होते हैं। हमने स्टेयरकेस के बेसिस का एक एग्जांपल कंसीडर किया था। एंड देन हमने कंसीडर किया जो प्रोसेस होती है, जो हीट एक्सचेंज होती है, जो वर्क हमें करना है, उसके लिए हमारे पास में सिर्फ चार रास्ते हैं, फोर पाथ वी हैव, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, देन आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस हमने देखा। देन हमने कंसीडर किया था रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे अच्छे से लर्न करना है और आगे का जो पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब भी करना है आपको, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअल थर्मोडायनामिक्स रहेगा। यहाँ पर हमें ये सभी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, सभी टर्म्स को हमें यूज करना है वो पार्ट के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट